N24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे छिंदवाड़ा से, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ का गुस्सा फूटा है और अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिस वालों उन पर गुस्सा फूटा है और पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करें, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा, मैंने यहाँ पुलिस का बर्ताव देखा है, कहा है कि टीआई कान खोलकर सुन ले, कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय आएगा। टीआई अपनी वर्दी सुरक्षित रखें। टीआई ने बीजेपी का बिल्ला लगाकर रखा है। और सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा है। मैंने यहाँ आई सुनी बात पुलिस की, मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ अपने वर्दी की इज्जत करिए। सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूँ, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, पर अगर ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पूर्व सीएम कमलनाथ का पुलिस वालों पर इस तरीके से गुस्सा फूटा है, क्या वजह है इस गुस्से की? मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा में हैं। आज वे हर्रई प्रवास में थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के द्वारा जो वहां पर कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है उसको लेकर अपना रोष कमलनाथ जी के सामने व्यक्त किया, जिस पर उनका भाषण देते हुए गुस्सा प्रकट हुआ। कमलनाथ जो है भाषण देते हुए कहीं न कहीं आग बबूला हो गए और टीआई को लेकर बहुत गुस्से में नजर आए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि पुलिस किसी पार्टी के लिए काम करे ये बर्दाश्त नहीं होगा। टीआई अपनी वर्दी के लिए इज्जत करे, उसकी सुरक्षा रखें। और कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है बहुत जम के गुस्से में आ गए थे। इस तरह से कमलनाथ कभी रोष व्यक्त नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया और पुलिस के खिलाफ कहीं ना कहीं उन्होंने गुस्सा भी प्रकट किया है। जी अजय, टीआई के जरिए बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं पूर्व सीएम ने निशाना साधा है, तो बीजेपी की तरफ से क्या किसी का रिएक्शन सामने आया है? जी मैं आपको बता दूं कि देर शाम का ये घटनाक्रम है, अभी बीजेपी की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं शिवरात्रि पर इंदौर के विजयनगर कालका माता मंदिर पर पुलिस के द्वारा स्पीकर बंद करवाने का मामला एक बार फिर से उठने वाला है। हिंदू संगठनों ने इंदौर के पब और क्लब में जाकर उन्हें बंद करवाने की अब चेतावनी दे दी है और आज रात को कार्यकर्ता इन पब और क्लबों में जाकर इन्हें बंद करवाएंगे। तो तय समय के बाद जो चालू होगा उन्हें बंद कराया जाएगा। और वहीं हिंदू संगठन के विरोध के बाद मंदिर के साउंड सिस्टम बंद करवाने पहुंचे एएसआई का ट्रांसफर कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि समय से सभी पब को बंद करवाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई विरोध करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि शिवरात्रि पर विजयनगर थाना पुलिस ने कालका माता मंदिर पर चल रहे भजनों को बंद करवा दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात तक चलने वाले पब पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और इसके बाद अब आज रात को 10:30 बजे के बाद जो भी पब और क्लब खुले रहेंगे उन्हें हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जाकर बंद कराएंगे। पूरे मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि पुलिस ने ऐसा किया तो ये गलत है, सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी। महाशिवरात्रि के दिन माँ कालका मंदिर पे एक भजन संध्या चल रही थी, उसको लेके 11:15 बजे एएसआई आता है अनिल गौतम करके और गुरुजी से अपराध भाषा का प्रयोग करता है। हम लोगों ने जाके पब को बंद करवाया, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करा। उनके द्वारा जो शिकायत की गई है कि समय पर बंद नहीं हो रहे, इसको देखा जाएगा। ऑलरेडी बीट के सभी लोगों को डाउन द लाइन बता दिया गया है और पब समय पर बंद होंगे और ये हम देख रहे हैं। और अगर बाद भी अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसे वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। ऐसा कर रही है पुलिस तो गलत है, त्यौहार वाले दिन तो छूट देना चाहिए। और मेरी जानकारी में नहीं आया है, मगर होता तो मैं ज़रूर उनसे बात करता, पर आप बता रहे हैं तो मैं अधिकारियों से बात कर लूँगा।
और वहीं राजधानी भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई थी। 1 बजे से करीब ये आग लगी हुई थी और अब तक आग में काबू पा लिया गया है। नगर निगम, पुलिस, बेल और एसडीआरएफ की टीम लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और मौके पर नगर निगम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केमिकल फैक्ट्री के मालिक, प्रबंधन के अन्य स्टाफ मौजूद हैं। करीब 50 से अधिक फायर ब्रिगेड और वाटर टैंकर पानी डाला जा चुका है। हालांकि फैक्ट्री का करीब 60% हिस्सा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। जहां पूरा सामान जल गया है वहां आग बुझती जा रही है, जबकि नई जगह पर आग तेजी से पकड़ रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, आप वहां पर मौजूद हैं, अभी की क्या जानकारी है? कितना आग पर काबू पा लिया गया है और कितना नुकसान हुआ है, इसका भी कोई अंदाजा सामने आया है? देखिए, फिलहाल अभी नुकसान का अंदाज़ा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जाए कि 100% यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। नगर निगम के साथ साथ चाहे हम BHEL की टीम की बात करें या फिर हम SDRF की बात करें, तो तमाम सारे प्रशासनिक टीमें जो हैं वो लगातार लगी रही। 250 से ज़्यादा कर्मचारियों ने इस आग को पिछले 5 घंटे के अंदर काबू पाया। कड़ी मशक्क़त यहाँ पर तमाम सारे कर्मचारी जो है करते हुए नजर आए। जो तमाम सारे जो फोम टेंडर हैं वो उन्होंने पहले इस दीवार को तोड़ा, उस दीवार को तोड़ने के बाद उसमें फोम यहाँ पर बारिश की गई, फोम की, जब जाकर वो आग पर काबू पाया जा सका है। और कड़ी मशक्क़त यहाँ पर प्रशासन की तमाम सारी टीमों को करना पड़ी है। तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि फ़िलहाल इस पूरी मुसीबत से फ़िलहाल प्रशासनिक टीमों को छुटकारा मिल गया है और राहत की सांस तमाम सारी टीमों ने ली है। लेकिन ये ज़रूर कहा जाए कि इस तरीके की आग बुझाने के लिए भी अगर राजधानी भोपाल में जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ साथ अगर इस तरीके की आग बुझाने को 5 घंटे लग जाएं, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब नैरो बहुत सक्रिय गलियों में अगर कोई आग लगती है या कोई बड़ा हादसा होता है तो उसमें कितना समय यहाँ पर लग सकता है। पिछले साल में ही देखने में आया था कि सतपुड़ा भवन में जब सरकारी भवन में आग लगी थी तो उसमें लगभग यहाँ पर 18 से 19 घंटे आग बुझाने में लग गए थे। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, चाहे हम नुकसान की बात करें, चाहे हम आग के लगने के कारणों की बात करें या फिर हम बात करें इस पूरी घटना की, तो इन तमाम सारी घटनाओं से कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। कई सारी जो जिस तरीके से सवालात हैं उनके जवाब फिलहाल निकलने बाकी है। लेकिन जिस तरीके से जब इस पूरी घटना पर काबू पा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है, तो अब जो है वो प्रशासन की अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुँचेंगी और आग के कारणों का पता लगाएंगी कि आखिर आग किन कारणों से लगी और इसमें कितना नुकसान जो है फिलहाल इस फैक्ट्री। जी दुष्यंत, तो लगातार हम दर्शकों को आग की लपटों की तस्वीरें दिखा रहे थे और राहत भरी खबर यह है कि अब फाइनली आग पर काबू पा लिया गया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या जानकारी इसमें निकलकर सामने आई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इधर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से इंदौर में बने BRTS को हटाने का काम शुक्रवार देर रात से शुरू कर दिया गया है। शहर के GPO चौराहे से BRTS की रेलिंग को और पक्के निर्माण को हटाया गया। हालांकि अभी BRTS को हटाने के लिए सर्वे किया जाना है और जिसके बाद BRTS को पूरे तरीके से हटाया जा सकेगा। शुरुआती तौर पर उस स्थान से BRTS को तोड़ा जा रहा है जहां पर ट्रैफिक जाम की ज्यादा दिक्कतें हैं। और मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इंदौर महापौर ने इसे 3 से 4 महीने के भीतर पूरी तरीके से हटाने की योजना बनाई है। और विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि शहर के यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। महापौर जी से चर्चा हुई थी मेरी, लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे उसमें हटाने में। यातायात भी चालू हो और BRTS की जो निर्देश है कोर्ट के हिसाब से वो हट भी जाए, दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए समयबद्ध निकल जाएंगे वो। मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने ज़्यादा समय लगेगा। इंदौर में BRTS को हटाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। इंदौर के GPO चौराहे से BRTS की जो सड़क है उसे पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। देर रात यहाँ पर कार्रवाई करते हुए रेलिंग और जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसे हटा दिया गया है और अब यहाँ से ये माना जा रहा है कि BRTS को पूरी तरीके से हटाने का जो अभियान था उसे शुरू कर दिया गया है। देर रात नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और उनके द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यहीं से अब जो बसें हैं वे मिक्स लेन में चलना भी शुरू हो गई हैं। BRTS में GPO से जो बसें हैं उन्हें मिक्स लेन में चलाया जा रहा है। बॉटल नेक जो है यहाँ पर बनता था जिसके कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती थी और इसी कारण सबसे पहली कार्रवाई जो है वो GPO चौराहे पर की गई है। हालांकि अभी भी
कई काम जो है बीआरटीएस को हटाने में बचे हुए हैं। बीआरटीएस को हटाने में सबसे पहले रेलिंग्स और इनको हटाया जाएगा और इसके साथ ही बसों के लिए नए स्टेशंस जो हैं वह बनाए जाना है। इससे लेकर के आने वाले कुछ दिनों में लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी चलने वाला है। हालांकि कल महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मिले निर्देशों के बाद बीआरटीएस को हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया और इसकी शुरुआत जीपीओ से की गई है, जहाँ से रेलिंग और जो उसका स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। और आपको एक सियासी खबर बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। विदिशा में कार्यकर्ताओं के बीच हरीश चौधरी ने कहा कि जो बिक गए वो चले गए, जो डर गए वो चले गए, जो मजबूत है वो कांग्रेस में डटे हुए हैं। कांग्रेस में कमी नहीं है और कांग्रेस में मजबूत कार्यकर्ता हैं। विदिशा में कार्यकर्ता सम्मेलन में हरीश चौधरी के बयान के बाद कमलनाथ सरकार ने पलटवार किया और पलट के जख्म हरे हो गए हैं। बीजेपी ने हरीश चौधरी के बयान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपमान बताया है और बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का यह बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपमान है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बार बार अपमान करते हैं और नए प्रभारी भी वही कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अपने प्रभारी के बयान का समर्थन किया। वहीं पूरे मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है, वो भी आप सुनिए। जो डर गए वो चले गए, जो बिक गए वो चले गए, जो मजबूत थे, जो डरे नहीं, वो आज इस पैनल के अंदर बैठे हैं। तमाम मजबूत लोग आ जाते हैं। कांग्रेसी कम हुए, कांग्रेसी कम नहीं हुए। आज मैं मध्य प्रदेश और देश को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की कमी नहीं है। विदिशा के अंदर कांग्रेस मजबूती से बैठी हुई है। कांग्रेस का तो मूल स्वभाव जो रहा है वही परिचय प्रदेश प्रभारी दे रहे हैं। अपने साथियों को अपमानित करना, उनको बिकाऊ कहना और उसके बाद स्वयं कमजोर हो जाना। कांग्रेस मध्य प्रदेश में शून्य से है तो वो शून्य से शून्य तक का ही सफर अपने इन बयानों से अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करने से तय कर देंगे। अपमान तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, स्वतंत्रता सेनानियों का। और ये बात बिल्कुल प्रभारी महोदय सही कह रहे हैं कि जो बिकाऊ थे, जो डरपोक थे, वो सत्ता के लालच में चले गए और अब जो जीतू पटवारी जी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं वो मूल कांग्रेस है, मुख्य कांग्रेस है। जिस पार्टी की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गया हो, उसमें अभी तक इतनी अकड़ है। अरे आप समझो कि लोग छोड़ के क्यों गए, आप इस पर विचार करो। आपके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। आपकी नियत खराब है, आपकी नीति है नहीं और नेता की कमी है। खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है। दरअसल कॉल सेंटर में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगी की जाती थी और भोपाल से संचालित यह सेंटर पूरे देश भर में लोगों को अपना शिकार बनाता था। भोपाल के ऐशबाग थाने में एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है कि जिस कॉल सेंटर में वो काम करती है वहां उसे पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। और युवती की शिकायत पर जब पुलिस प्रभात चौराहा स्थित बिल्डिंग में संचालित आइडियोलॉजी एडवांस स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड में पहुंची तो हैरान रह गई। दरअसल यहां पर लंबे समय से लोगों से फ्रॉड करने का पूरा एक नेटवर्क संचालित हो रहा था। युवती को वेतन न मिलने की शिकायत पर पहुंची पुलिस सेंटर का नजारा देखकर हैरान रह गई और जांच में पता चला यहां तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मार के कार्रवाई की। कॉल सेंटर में कार्यरत युवक युवतियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से शेयर बाजार में निवेश से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करते थे और फिर कॉल पर लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगा करते थे। सेंटर में 22 युवक युवतियां काम कर रहे थे और उन्हें भी इस फ्रॉड की जानकारी थी। पुलिस ने अब तक 80 से अधिक कंप्यूटर और 26 मोबाइल सिम जब्त किए हैं। साइबर पुलिस की मदद से ऐशबाग पुलिस कंप्यूटर से डिलीट डेटा रिकवर करने में अभी जुटी हुई है। पुलिस को कॉल सेंटर के सरगना की एक डायरी भी मिली है जिसमें 100 से अधिक नाम, मोबाइल नंबर दर्ज हैं और जांच में खुलासा हुआ कि जब्त सिम कार्ड से एक का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी के लिए भी किया गया है और जिसकी शिकायत लखनऊ में दर्ज है। पुलिस ने कॉल सेंटर में सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। कॉल सेंटर का संचालन अफजल खान, उसकी बेटी साइमा और परिवार के अन्य सदस्य ग्रीन पार्क कॉलोनी अशोका गार्डन स्थित घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
उनकी आक्रांता जब वो आ रहे हैं तो आते हुए किसी महिला का सिर काट रहे हैं, किसी बच्चे को मार करके भाले के ऊपर लटका करके हिलाते डुलाते आ रहे हैं, तो पूरा गांव द्रवित हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे संस्कार है कि इनसे संघर्ष करने के लिए केवल सेना ही जवाबदार है, ये जो कमजोरी उस काल की थी, इन सारी कमजोरी के कारण से उज्जैन तक, पूरा उज्जैन उस समय 16 महाजनपद में से, अर्थात हमारे राज्य के रूप में ये बड़ा राज्य था उज्जैन, जिसको अवंती राज्य बोलते हैं। ऐसे में सारी सुव्यवस्था ध्वस्त हो गई। यहाँ गुलामी का शासनकाल आ गया, और गुलामी का शासनकाल आ गया तो जो आने वाले आक्रांता थे वो सकों ने अपने ढंग से क्या लूटमार मचाई, क्या पूरे देश में खून की नदियां बहाई कि ऐसा लगा कि ये ऐसा लगता साक्षात कोई हमारा मृत्यु लोक का, ये यमराज का दूसरा वाला नरक आ गया हो। लेकिन ऐसे काल में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे सिंधुराज बंदी बनाए गए, वो भागे, और भागने के बाद उनने अपने इस व्यवस्था में तत्कालीन समय में हमारे यहाँ हर काल में, हर युग में संतों की परंपरा भी है। उस समय के चाणक्य के समान एक चंद्रगुप्त, ये चाणक्य वाले चंद्रगुप्त नहीं थे, महाराज चंद्रगुप्त ने यहाँ के देशभक्तों की सेना बनाई, और सेना बना के उनको सब प्रकार के पराक्रम पुरुषार्थ के आधार पर कुशल सेना संगठन, जो महाराज शिवाजी के काल में हुआ, यह 2000 साल पहले विक्रमादित्य काल की घटना है। और ऐसी घटना में विक्रमादित्य अपनी सेना खड़ी करते हैं, सठे साठे समाचार, जो जैसा है उसको वैसा जवाब देने के लिए जो निकल पड़े, तो मारते मारते अपने देश की सीमा से बाहर, अफगानिस्तान से बाहर जाकर के रोम के बाहर छोड़ा, और उनको उसी तरह से मारा गया जिस तरह के उनका व्यवहार आचरण था। और उसके बाद में जो अपने देश में उनके साथ वाले रहना चाह रहे थे, उनको एक यज्ञ करने की व्यवस्था बनाई कि आपको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की जीवन शैली सीखना पड़ेगी, यहाँ के लोगों के साथ उस तरह से रहना पड़ेगा, और फिर भी घनी आबादी में नहीं बसाया जाएगा। आपको अलग, जैसे 10,000 लोगों में 10 लोग बसा दें तो अपने आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाने के बाद विक्रमादित्य ने केवल 13 साल की उम्र में जो पराक्रम दिया, ये दुनिया का एक अद्भुत पराक्रम था। लेकिन उससे बड़ा काम उनने जो चालू किया, जिसके लिए हमारी आज की ये गोष्ठी चालू होती, उनने अपने पास वो सारे लोग जुटाने का प्रयास किया, जिसके कारण से शासन व्यवस्था में ये जो भविष्य के दृष्टि से सुशासन की मार्ग निकल करके आए, सुशासन की राह बने। तो ऐसे में महाकवि कालिदास को कश्मीर से लेकर के आए, ये अद्भुत साहित्यकार थे, ये यहाँ के नहीं थे, लेकिन कश्मीर से उनको बुला करके यहाँ इकट्ठा किया गया। एक एक करके जो ऐसी अच्छी प्रतिभा, जैसे हम मान के चलते कि आज की स्थिति में तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में, भारत ने मान्यता नहीं दी, लेकिन कोई सुशासन स्थापित होगा तो लोग जुटाना पड़ते हैं। जैसे आज की स्थिति में माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, अजीत डोभाल तो रिटायरमेंट के बाद घर चले गए थे, लेकिन उनको लगा कि ये वाकई बहुत अयोग्य आदमी, मनमोहन सिंह की सरकार के पहले कई पूरे टेन्योर में, पहले टेन्योर में चले गए थे। लेकिन आज उम्र का सवाल नहीं, योग्यता का सवाल है। ऐसे कई लोग जुटाने का जो प्रबंधन करना पड़ता है शासन को, ये उसी प्रबंधन में विक्रमादित्य ने न्याय व्यवस्था के लिए, हम सब जानते हैं, एक नाम हम बोलते हैं, जब बोलते हैं विक्रम और बेताल, तो बेताल बोलते हमको ध्यान में आता है कि बेताल मतलब क्या मानेंगे, ये यहाँ से गलती होती है। बेताल भूत नहीं है, बेताल बहुत सुयोग्य व्यक्ति है, लेकिन जब व्यवस्थाएं बिगड़ गई, शासन की व्यवस्था बिगड़ गई, बेताल मूलतः बहुत विद्वान और न्याय के बहुत अप्रतिम व्यक्तित्व के हैं, जिनकी अपनी विद्वत्ता, जिनकी अपनी सोच, और इस आधार पर विक्रम के साथ काम करने के पहले विक्रमादित्य का पिता का राज्य चला गया, तो उनने भी अपना जो दरबार में स्थान था, दरबार ध्वस्त हो गया, जंगल में चले गए। विद्वान लोग तो आज भी अपना स्थान मूल नगर से दूर चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो जहाँ चले गए, आप सब जानते, जब विक्रमादित्य ने पूरा क्षेत्र अपने जय में अर्थात विजय में बदल दिया, उस विजय में बदलने का परिणाम निकलता है कि वो जब अपने सामने आकर लड़ने वालों से सब प्रकार से निपटने में जब सक्षम है, तो षड्यंत्र चालू होती, कूटनीति चालू होती, यहाँ से रास्ते निकलते हैं दुश्मन को मारने के दूसरे तरीके। उसी का परिणाम निकलता है कि विक्रमादित्य के सामने आने का, लड़ने की हिम्मत नहीं, तो जो दुश्मन है वो दोनों तैयारी से आता है, वो ये देखता है इसको तो मारना ही है, लेकिन इसको और कोई ज्ञान देने वाला कौन कौन है, उसको भी मार दो, तो एक पंथ दो काज हो जाए।
तो आकर के एक षड्यंत्र बनाया गया कि विक्रमादित्य की कमजोरी देखो, विक्रमादित्य की कौन कौन सी कमजोरियां हैं। तो एक कमजोरी की विक्रमादित्य की ये भी थी कि वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, दानशीलता में भयानक उदार। अगर कोई सामने आकर उसके कोई प्राण भी मांगे तो उसको अगर लगे निष्कलंक रूप से मांग रहा तो वो अपने आप को दांव पे लगा देते। ये उनका अपना एक पक्ष था। लेकिन जब उनको मालूम पड़ जाए दुश्मन, तो ये 7वें आसमान पे भी हो तो उसको निकाल के मार के जब तक घर नहीं पहुंचा दे तब तक वो अपना एक गुण था। तो षड्यंत्र ये हुआ कि विक्रमादित्य को कैसे भी जाल में फंसाया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। विक्रमादित्य के पास एक साधु का वेश, जैसे सीता माता का अपहरण हुआ था भगवान राम के काल में, एक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।